हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लिखा था, समझा था। आई होप आपने वो वीडियो बड़े अच्छे से देख लिया होगा। अगर उसके नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं बनाए तो उसका नोट्स बनाइए और नोट्स को एक बार रिवाइज करिए, है ना। ये बाकी के जो अभी इस वाले वीडियो लेक्चर में जो मैं एग्जाम्पल्स आपको कराऊँगा उससे पहले वो नोट्स आपको अच्छे से रिवाइज रहना चाहिए, ठीक है। तो आज उसी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम लोग एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले आसान एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके फिर जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टी के बेस पे उन तक पहुंचेंगे, ठीक है। टू स्टार्ट विथ, लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल। वी हैव टू प्रूव दैट दिस 3x3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू अनदर 3x3 डिटर्मिनेंट, है ना। जो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला डिटर्मिनेंट लिखा है, देख रहे हैं। इसका पहला रो में ए बी सी एलिमेंट है। राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो ए बी सी एलिमेंट कॉलम में लिखे हुए हैं, है ना। ऐसे ही सेकंड रो में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एलएचएस वाले डिटर्मिनेंट में एक्स वाई जेड। राइट हैंड साइड वाले डिटर्मिनेंट में वही एक्स वाई जेड एलिमेंट जो है वो कॉलम में लिखे हुए हैं। तो ये देख के समझ आ जाना चाहिए कि रो कॉलम में कन्वर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रांसपोज लिया गया होगा, सही है। तो आज स्टार्ट करते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला डिटर्मिनेंट उठाया हमने और इसका एक बार ट्रांसपोज ले लिया जाए, ठीक है। टेकिंग ट्रांसपोज, अभी ट्रांसपोज लिया तो ये ए बी सी अभी इधर लिखेंगे, एक्स वाई जेड सेकेंड कॉलम बन जाएगा और पी क्यू आर जो है वो हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा, सही है। अभी भी ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है ना। तो एक तो चीज़ देखो, यहाँ पे जो हमारा पहला रो है वो ए एक्स पी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स ए पी करके है, ठीक है। तो ये नहीं, एक्स पहले रहना चाहिए, फिर ए आना चाहिए और फिर पी आना चाहिए, है ना। तो एक बार हम लोग ये जो पहला और दूसरा कॉलम है इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। अब उसको ये वाले ऑपरेशन को लिखें कैसे, C1 बिकम C2 एंड C2 बिकम C1। तो ऐसा करने से एक माइनस का साइन आ जाएगा, सही है। अब ये एक्स वाई जेड हमारा इधर आ गया पहले कॉलम में, ए बी सी हमारा पहुंच गया दूसरे कॉलम में और थर्ड कॉलम को हमने अनचेंज रखा, सही है। अब एलिमेंट्स का सीक्वेंस देख लो, एक्स ए पी मिल गया जो मुझे प्रूफ करना है, वाई बी क्यू मिल गया जो मुझे प्रूफ करना है और जेड सी आर मिल गया जो मुझे प्रूफ करना है, सही है। बस अब रो सेट करना है। अब पहले रो में क्या है, वाई बी क्यू, जबकि वाई बी क्यू हमारा दूसरे रो में है। तो क्या करना पड़ेगा, वाई बी क्यू को पहले में लेके जाना पड़ेगा। तो R2 को हमें R1 बनाना पड़ेगा और R1 को R2, सही है। चलो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाई बी क्यू, ये हो गया। फिर इधर आ गया एक्स ए पी और लास्ट में हो गया जेड सी आर, सही है ना। अभी जब हमने ये वाला ऑपरेशन किया तो यहाँ से एक और माइनस आना था, एक माइनस यहाँ पहले से लिखा हुआ है, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा, सही है। एक माइनस पहले से था, एक माइनस इस वाले ऑपरेशन से आया तो ये +1 हो गया और ये हमारा राइट हैंड साइड वाला डिटर्मिनेंट बन गया, सही है। आई होप समझ आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को फिर से पॉज करो, खुद करो या फिर रिवाइंड करके देखो। दूसरा एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल में कोई प्रूफ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है। कहीं पर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि प्रॉपर्टी का यूज करो, लेकिन लिखा हो या न लिखा हो एक आदत हमेशा ऐसा बना लो कि पहले तो प्रॉपर्टी के बारे में ही सोचना है, पहले एक्सपेंशन नहीं करना है ना। जनरली जो क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा वो डायरेक्टली एक्सपेंशन से नहीं होगा, जनरली, ओके। तो इसको भी हम लोग एक्सपेंड नहीं करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज़ वगैरह का एप्लीकेशन देख लेते हैं, है ना। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट रो में मुझे कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है। क्या कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। तो ए कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। प्रोसेस क्या है, मतलब लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं वो
वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, क्योंकि जब लास्ट स्टेप में हम लोग एक्सपेंसन करें तो वो एक्सपेंसन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव या बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम ना हो। सही है, तो वो छोटा करने के लिए हमने R1 से A कॉमन निकाल लिया, R2 से B कॉमन निकाल लो और R3 से C कॉमन निकाल लो। ठीक है, टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। सही है, तो ऐसा करने से नेक्स्ट स्टेप लिखा मैंने, ए बी सी ऐसा अगर कॉमन आ गया तो अब यहाँ पे ए रह गया, बी रह गया, सी रह गया, सेकंड में ए रह गया, बी रह गया और सी रह गया, और थर्ड में क्या रह गया, ए रह गया, बी रह गया और सी रह गया। अब ये कोई भी देख के बता सकता है, प्रॉपर्टी एक हमने पढ़ी थी कि कोई भी दो रो के एलिमेंट्स सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है, 0 होता है। अब 0 में ए बी सी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, 0। सही है। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, है ना, प्रूव दैट द सम ऑफ दीज टू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड नहीं करना है किसी भी स्टेज पे, जब ये बोल दिया क्वेश्चन में एक्सपेंड नहीं करना है तो एक्सपेंड नहीं करना है। ओके, तो आओ ये दोनों डिटर्मिनेंट को देखा जाए। अब देखो ए बी सी मुझे पहले डिटर्मिनेंट के पहले कॉलम में नज़र आ रहा है, जबकि ए बी सी यहाँ पे कहाँ है, वो भी कॉलम में ही है, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा चेंज है। अभी देखो ए के पोजीशन की बात करें तो ए पहले रो में मौजूद है, दूसरे डिटर्मिनेंट में वो तीसरे रो में मौजूद है। सही है, बी तो सेकंड में ही है, बी में कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि फर्स्ट रो को मुझे थर्ड में लेके आना है। सही है ना, तो चलो अभी प्रूफ लिखते हैं इसका। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये पहला वाला है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उठाया मैंने, और ये फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में R1 और R3 को इंटरचेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो R1 R3 जब इंटरचेंज हुआ तो CRN R1 बन गया, BQM तो R2 ही रहा, और APL यहाँ आ गया, और दूसरा डिटर्मिनेंट एज इट इज़ लिख लेता हूँ मैं। दूसरे डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। सही है, ऐसा करने से क्या हुआ, ए अभी थर्ड में आ गया, बी सेकंड में आ गया, और सी हमारा फर्स्ट में आ गया। बाकी सब एलिमेंट के साथ भी ऐसा ही है ना। अब बस क्या है, यहाँ पे सी जो है या ए बी सी जो है वो फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड में, सॉरी फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में वो फर्स्ट कॉलम में है और सेकंड डिटर्मिनेंट में वो थर्ड कॉलम में है। तो इसको भी इंटरचेंज करके सेम रो या कॉलम में लेके आया जाए, है ना। तो फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में ही अगर हम C1 और C3 को इंटरचेंज कर दें, C1 C3 को क्या कर दें, इंटरचेंज, तो NML आ गया पहला कॉलम, RQP दूसरा कॉलम, और CBA ये हो गया हमारा तीसरा कॉलम। सही है, RQP NML और CBA। अब ध्यान दो, जब मैंने ये वाला ऑपरेशन किया तो ये पहले वाले डिटर्मिनेंट में एक माइनस का मल्टीप्लाई तो होगा ही, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि कोई भी दो रो या कॉलम इंटरचेंज होंगे तो एक माइनस का उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, या डिटर्मिनेंट का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब फिर से देखो CBA जो है इनका पोजीशन तो सेम हो गया, CBA का पोजीशन सेम हो गया, लेकिन एक चीज़ और इसमें मिस हो गया था, यहाँ पर एक और माइनस का मल्टीप्लाई। जब मैंने ये वाला ऑपरेशन किया, ये वाला पहले, है ना, R1 बिकम्स R3 एंड R3 बिकम्स R1, तो यहाँ पे माइनस लगाना मैं भूल गया हूँ, ये ध्यान रहे पहले डिटर्मिनेंट में। और एक बार और जब मैंने C1 और C3 को इंटरचेंज किया है तो वो माइनस और माइनस मिल के क्या बन गया, प्लस बन गया, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। ठीक है, अब इसी में देख लो, ये C3 वाला तो सबसेट है, C1 और C2 बस ये इंटरचेंज दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग C1 बिकम C2 और C2 बिकम C1 कर लेते हैं। ये सारा कुछ मैं, ध्यान रहे, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में अप्लाई कर रहा हूँ, सेकंड डिटर्मिनेंट को मैंने एज इट इज छोड़ दिया है। ठीक है,
तो अगला स्टेप C1 बिकम C2, तो RQP इधर आया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। फिर NML सेकेंड कॉलम बन गया, CBA थर्ड कॉलम। सही है, RQP NML NCBA। अब देख लो ध्यान से, ये दोनों डिटर्मिनेंट एज इट इज सेम है ना। तो आंसर ऑब्वियसली प्लस और माइनस का मिलके क्या हो गया, 0। प्रूफ हो गया। प्रूफ करना था, ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, अभी फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 3x3 का डिटर्मिनेंट है, इवेलुएट करना है, मतलब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी एक तरीका तो ये है कि इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करो, बट तुम खुद ही सोचो, अगर हम ऐसे लिखें 53 इंटू 65 इंटू 221 माइनस 153 इंटू 91 और आगे ऐसे, तो ये कितना कैलकुलेटिव प्रोसेस होगा, है कि नहीं। तो कैलकुलेटिव या बहुत ज़्यादा कम्बरसम कैलकुलेशन ना हो, इसके लिए ऐसा डायरेक्ट एक्सपेंशन तो करेंगे नहीं हम लोग। नो डाउट वो मेथड है, लेकिन वो फिजिबल ऐसा प्रैक्टिकल मेथड नहीं है ना। तो हमेशा हम प्रॉपर्टी के बारे में सोच लेंगे। हालांकि क्वेश्चन में कहीं ये बोला नहीं है कि यूज प्रॉपर्टी, बट फिर भी अब देखो प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग करते क्या हैं, प्रॉपर्टी का यूज करके जो डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं, कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, छोटे छोटे नंबर्स हों, है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, ताकि लास्ट स्टेप में अगर मुझे एक्सपेंड करना हो तो वो बहुत कैलकुलेटिव ना हो। तो अब वो करने का सबसे आसान मेथड तो ये है कि अगर कोई कॉमन फैक्टर मुझे किसी रो में या कॉलम में दिख रहा है तो वो कॉमन निकाल लो। अब देखो, अगर तुम ध्यान से यहाँ पे R1 में पूरा 53 कॉमन है, R2 में 13 कॉमन है, और R3 में अगर हम ध्यान से देखें तो R3 में 17 कॉमन है। ठीक है, R1 में क्या कॉमन था, वो 53 था। तो अगर ये पूरा कॉमन ले लिया गया 53 इंटू 13 इंटू 17, तो अब डिटर्मिनेंट में क्या बचा, पहले में बचा 1 2 3, दूसरे में 13 कॉमन निकालना है, और तीसरे में से 17 कॉमन निकालना है। तो 1 और 5 15 नहीं सॉरी, ठीक है। अब ये कॉमन निकालने से डिटर्मिनेंट के एलिमेंट काफ़ी सिंपल हो गए। अब सिंपल हो गए तो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको एक्सपेंड कर लो, या बगैर एक्सपेंड किए अगर तुम्हें कहीं कुछ प्रॉपर्टी नज़र आ रही है तो और भी अच्छा है ना। इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, चलो इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। देखो एक बार इन दोनों एलिमेंट्स R1 और R2 के एलिमेंट्स को ऐड करें कहीं पर भी, R1 में चाहे R2 में, क्या आंसर आएगा, 5 7 और 10। और उसको अगर R3 से घटाएं, 5 7 10 को क्रमशः रेस्पेक्टिवली 6 9 और 13 से घटाया जाए तो आंसर आएगा 1 2 3। 1 2 3 ऑलरेडी R1 में लिखा है, और R3 में से माइनस करके भी 1 2 3 आ रहा है। तो आई होप ये समझ आ रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टी लिखूँ, R3 बिकम्स R3 माइनस R1 प्लस R2। अब यहाँ बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे प्रॉपर्टी आ गई। अभी तक तो आप बता रहे थे कि किसी एक रो के एलिमेंट में कोई नंबर मल्टीप्लाई करो और उसको किसी दूसरे रो में ऐड करो, बट यहाँ तो R1 प्लस R2 किया, मतलब दो रो के एलिमेंट को आपने ऐड करा और उसके बाद उसको R3 से सेपरेट करा। तो देखो ये डायरेक्ट लिखने का मेथड है। अगर मैं ऐसे लिखता, पहले R1 बिकम्स R1 प्लस R2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चल जाएगा। फिर अगर मैं लिखता R3 बिकम्स R3 माइनस R1, तो ये भी चल जाएगा। अब इन्हीं दोनों को इकट्ठे एक ही साथ ऐसे लिखा गया है। तो देखो समझो, यहाँ पे अगर ये फर्स्ट की बात करें इसकी, तो R1 में R1 और R2 ऐड हो जाएगा, सही है। अब उस R1 को जब R3 में से घटाएंगे तो इफेक्टिवली R3 में से क्या घट रहा है, R1 प्लस R2 ही तो घट रहा है, क्योंकि R1 को तो मैंने पहले ही चेंज किया था यहाँ पे। तो ये 2 स्टेप में ना लिखे, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है तो तुम ये 2 स्टेप में लिखो, और कन्फ्यूजन नहीं है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब इफेक्टिवली तुम ऐसे याद करो कि RI बिकम्स RI प्लस अल्फ़ा टाइम्स RJ प्लस बीटा टाइम्स RK।
ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है, इसमें भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कोई चेंज नहीं होता है। या फिर यही कॉलम में सी आई बिकम्स सी आई प्लस अल्फ़ा टाइम्स सी जे प्लस बीटा टाइम्स सी के, मतलब जेथ कॉलम में कोई अल्फ़ा नंबर मल्टीप्लाई किया, केथ कॉलम में बीटा नंबर मल्टीप्लाई किया और उसको आईएथ कॉलम में लाके जोड़ दिया। अब ये जो आई है ये जे के बराबर भी नहीं है और के के बराबर भी नहीं है, मतलब कहने मतलब किसी दूसरे कॉलम में जाके उसको जोड़ना है। तो ऐसा करने से भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आ जाओ हम कर लेते हैं। R3 बिकम्स R3 माइनस R1 प्लस R2। क्या चेंज हो रहा है? R3, R1 चेंज नहीं हो रहा है, R2 चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको मैंने ऐसे ही लिखा। R3 चेंज हो रहा है, वो भी कैसे? तो R3 का एलिमेंट 6 माइनस R1 प्लस R2 का एलिमेंट ये हो रहा है, तो 6 माइनस 5 कितना? 1। ऐसे ही 9 माइनस 2 प्लस 5 कितना? 2। और 13 माइनस 3 प्लस 7 कितना? 3। प्रोपोर्शनल दिख रहा है? प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो आंसर जो है वो 0 हो गया। पांचवा एग्जाम्पल भी है फिर से, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। दो क्वेश्चन के पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। बिना एक्सपेंड किए हमें प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो 0 है दोनों केस में। तो पहला लेते हैं, चलो देखो, बिना एक्सपेंड किए अगर मुझे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 प्रूव करना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि कोई किसी भी रो का या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 बन जाए, तब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। या फिर कोई भी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट जो है वो सेम या प्रोपोर्शनल हो जाएं, तब भी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। या फिर ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाए तो बोल सकते हैं कि भैया उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। ये तीन बातें होती हैं डिटर्मिनेंट को अगर मुझे 0 प्रूफ करना है डायरेक्टली, तो है ना। तो देख लेते हैं भाई क्या होगा। अब इनमें से एलिमेंट की अगर बात करें, देखो ए तीनों जगह दिख रहा है, यहाँ पर बी सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम में सी दिख रहा है, बाकी पहले रो में तीनों जगह पे एक्स है, दूसरे रो में तीनों जगह पे वाई है, थर्ड रो में तीनों जगह पे जेड है। ठीक है, क्या कर लिया जाए? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, चलो, है ना। ऑपरेशन करते हैं हम लोग। मान लो R2 बिकम्स R2 माइनस R1, ये किया। सबसे पहले तो सोचो क्या ये वाला ऑपरेशन जो है वो वैलिड है? इसमें हुआ क्या है कि R1 में -1 का मल्टीप्लाई हुआ है और वो R2 में ऐड हुआ है। चेंज कौन सा हो रहा है? R2। तो सेवन्थ प्रॉपर्टी फिर से वही, डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो चेंज होगा नहीं। x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, R1 तो वैसे ही रहा। अब यहाँ देखो y प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, वाई माइनस एक्स, यहाँ भी y माइनस एक्स और यहाँ भी y माइनस एक्स आएगा। ठीक है, ये प्रूव करना है, सॉरी। ठीक है, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं हुआ। अब अगर ये वाला ऑपरेशन करें, R3 बिकम्स R3 माइनस R1, ठीक है ना, तो R1 में कोई चेंज नहीं हुआ, R2 में भी कोई चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ z माइनस एक्स, इधर भी z माइनस एक्स और इधर भी z माइनस एक्स, ये हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, तो सेकंड और थर्ड रो में जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो प्रोपोर्शनल है करस्पॉन्डिंगली। अगर इनको हम ऐसे देखें तो प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो है ना। अगर तुम इन दोनों एलिमेंट्स को देखो, इनको, तो इनका रेशियो जो है वो इनके रेशियो के बराबर है, वो इनके रेशियो के बराबर है। तो सेकंड और थर्ड R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल, तो इसलिए आंसर जो है वो 0 हो गया। ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हो, या अगर ये प्रोपोर्शनल वाली बात नहीं समझ आ रही है तुम्हें तो इसको ऐसे समझ लो कि सेकेंड रो से वी कैन टेक y माइनस एक्स एच कॉमन,
थर्ड रो से वी कैन टेक जेड माइनस एक्स एच कॉमन। अगर हमने ये कॉमन निकाला सेकंड और थर्ड रो से, तो सेकंड रो में 1 1 1 बच गया और थर्ड रो में भी 1 1 1 बच गया। तो अब जो है R2 और R3 को देखो वो क्या हो गया, एग्जैक्टली सेम हो गया। तो आंसर फिर से जो है वो 0 हो गया। सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं भाई। सेकंड पार्ट क्या है, इसमें भी ऐसा कोई 3x3 का डिटर्मिनेंट है, बिना एक्सपेंड किए मुझे प्रूव करना है कि आंसर 0 आएगा। तो ऐसा 3 कंडीशन में हो सकता है, या तो मैं प्रूव कर दूं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का, या फिर कोई भी 2 रो या कॉलम जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाए या सेम हो जाए, या फिर किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट सारे के सारे 0 बन जाए। तो 0 बनता हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो प्रोपोर्शनल वाली बात हम लोग देख सकते हैं। अब देखो, अगर यहाँ BC दिख रहा है, यहाँ AB और AC, अगर इसको एक्सपेंड करके लिख लिया 1 BC AB प्लस AC, 1 CA BC प्लस BA, 1 AB CA प्लस BC, ठीक है। बस थर्ड कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ओके, लेफ्ट हैंड साइड। अब तुम देखो, अगर मैं C2 और C3 को ऐड कर लूँ, C2 और C3 को ऐड कर लूँ, तो तीनों जगह पे सेम एलिमेंट आएगा, AB प्लस BC प्लस CA। ध्यान से देखो, AB प्लस BC प्लस CA। कहाँ ऐड करना है अब ये तुम्हारी मर्जी है, कहाँ ऐड करना है। चाहे तुम सेकंड में ऐड कर लो, चाहे तुम थर्ड में ऐड कर लो। मतलब अगर तुमने C2 बिकम C2 प्लस C3 लिख दिया, C2 बिकम C2 प्लस C3, मतलब C3 में तुमने 1 का मल्टीप्लाई किया, C2 में लाके ऐड कर दिया। या फिर अगर तुम C3 बिकम C3 प्लस C2 लिख लेते, मतलब C2 में 1 का मल्टीप्लाई करके लाके C3 में जोड़ लेते, ठीक है। तो दोनों से ही काम हो जाएगा। फिलहाल मैं ये वाला लेके चलता हूँ, C2 में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो C1 तो चेंज ही नहीं हुआ, C2 में AB प्लस BC प्लस CA आ गया, यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA आ गया, इधर भी AB प्लस BC प्लस CA आ गया, और AB प्लस AC BC प्लस BA CA प्लस BC यहाँ बाकी रहेगा C3 में, सही है। अगर AB प्लस BC प्लस CA सेकेंड कॉलम से कॉमन निकाल लिया जाए, तो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम जो है वो एग्जैक्टली सेम बन गया और आंसर जो है वो 0 हो गया, सही है। या फिर इधर ही हम लोग इसी वाले स्टेप में डायरेक्टली बोल सकते थे कि जो हमारा पहला और दूसरा कॉलम के एलिमेंट है वो प्रोपोर्शनल है, इसलिए आंसर 0 है, ठीक है। आ जाओ, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड है। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, वेरिएबल डिटर्मिनेंट है, R की वैल्यू पे वो डिपेंड कर रहा है, सही है। हमें R की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जो जितने डिफरेंट डिटर्मिनेंट बनेंगे उन सबको जोड़ना है, सबको ऐड करना है। अब ये जो लिखा हुआ है जो हमें फाइंड करना है, इसको मैं अगर एक्सपेंड करूँ, सिग्मा, आई होप सबको पता होगा, सिग्मा का मतलब समेशन होता है। R का लोअर वैल्यू 1 है और हायर वैल्यू n, तो 1 से लेके n तक जाना है, तो D1 प्लस D2 प्लस D3 अप टू Dn, इसका वैल्यू चाहिए। अब D1 कहाँ से मिलेगा भैया, तो वो जो ये डेफिनेशन लिखी है यहाँ से, ओके। तो D1 हो गया 2 1 n, देखो R का वैल्यू 1 रखना है, तो R सिर्फ और सिर्फ पहला रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट है, और तो कहीं पे कुछ है नहीं, तो बाकी सब तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब D2 क्या हो जाएगा, R की जगह पे 2 रखो। D3 क्या हो जाएगा, R की जगह पे 3 रखो, सही है। ऐसे ही Dn क्या हो जाएगा, तो R की जगह पे n रख दो, सही है। अब ये सबको ऐड करना है। एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में, ये जो पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट बताया गया था। उसमें हमने बोला कि अगर 2 डिटर्मिनेंट सेम ऑर्डर के हैं और उनमें कोई 2 रो एग्जैक्टली सेम है, तो जो डिफरेंट रो है वही आपस में ऐड होगा बस। तो अगर तुम देखो यहाँ पर पहले और दूसरे डिटर्मिनेंट को, तो पहले और दूसरे डिटर्मिनेंट को अगर मैं जोड़ूंगा, तो सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज है, तो जो हमारा एडिशन होगा उसमें भी सेकंड और थर्ड कॉलम क्या रहेगा, एज इट इज। जो डिफरेंट था, कौन सा डिफरेंट था हमारा, फर्स्ट कॉलम डिफरेंट था, तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ही आपस में ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा
2+4, इधर आ जाएगा 1+1 और यहाँ आ जाएगा n+n। ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखा रहेगा। अब ये थर्ड यहाँ पे लिखा है, इसी तरीके से ये लास्ट वाला डिटर्मिनेंट यहाँ लिखा है। बात समझ आ रहा है? अब अगर इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए, मतलब पहले दो डिटर्मिनेंट का जो रिजल्ट था ये वाला, उसको अगर थर्ड वाले D3 में ऐड किया जाए तो फिर से D3 का भी थर्ड रो और सेकंड रो क्या है, सेम ही है। तो D3 का जो पहला रो का एलिमेंट है सिर्फ वही जाके ऐड होगा। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से यही प्रोसेस हम बार बार करते रहें लास्ट तक, तो सेकंड और थर्ड रो तो ऐड हो ही नहीं रहा है। सेकंड और थर्ड रो तो एज इट इज वैसे ही बना रहेगा। ठीक है, हो क्या रहा है, खाली फर्स्ट रो के एलिमेंट आपस में ऐड होते जा रहे हैं। तो अगर तुम्हें ये बात समझ आया तो इसी बात को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 2, 4, 6 ऐसे कहाँ तक, लास्ट वाला एलिमेंट हमारा 2n है। सही है। जो हमारा सेकंड रो है 1 - 2 3, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। थर्ड रो जो है 3 2 1, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, पहला रो ही सिर्फ आपस में ऐड हो रहा है 1+1+1, ये कितनी बार, तो जितने डिटर्मिनेंट है उतनी बार, n बार। और यहाँ पर लास्ट वाला जो है n+n+n, ये भी कितनी बार होगा, तो ये भी n टाइम्स होगा, क्योंकि n डिटर्मिनेंट लिखे हैं। सही है, तो अब इनको ऐड कर लेना बहुत आसान है। ये तो एक बहुत ही सिंपल सा AP लिखा हुआ है। 2 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 अप टू n जाएगा, वो n × n+1/2 होता है, 2 2 कट जाएगा तो n × n+1 बचेगा। यहाँ पर ये 1 1 1 n बार ऐड करेंगे तो आंसर n हो जाएगा, और n n n जब n बार ऐड करेंगे, रिपीटेड एडिशन जो होता है मल्टीप्लिकेशन के बराबर, तो n को n बार जोड़ना या n को n से मल्टीप्लाई कर देना, तो n² हो जाएगा। बाकी तो इसमें कोई चेंज हुआ नहीं। सही है, अब इसको तुम खुद से एक्सपेंड करना, एक्सपेंड योरसेल्फ, और इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। आंसर जो है इसका वो 0 है। ठीक है, 7th एग्जाम्पल देखो, 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में ये बात का क्या मतलब है, लिख रहा है ऐसा डिटर्मिनेंट साइन के अंदर A 3×3 बराबर 5 है। इसका मतलब कि A कोई एक 3×3 का मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 5 के बराबर है। तो फिर हमें क्या बताना है, 3 × A का डिटर्मिनेंट बताना है। ठीक है ना, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स A मैट्रिक्स। सही है, तो ये फॉर्मूला एक पढ़ा था हमने। फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था K × A का डिटर्मिनेंट बराबर K पावर n × डिटर्मिनेंट ऑफ A। सही है, यहाँ पर n क्या होता है, n जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर रहता है। यहाँ मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है, तो फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा 3, K की जगह पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 का पावर n, 3 का पावर 3 × डिटर्मिनेंट ऑफ A, यू गेट 27, और डिटर्मिनेंट ऑफ A 5 के बराबर है, तो 27 × 5 कितना हो गया आंसर, 135। ओके।